नमस्कार। आपका स्वागत है टीएमक्यू पे। और आज हमारे साथ बहुत खास मेहमान हैं इस मीटिंग में, जिनका नाम है डॉक्टर वेद प्रकाश जी। वेद प्रकाश जी से इससे पहले कि हम बातें करें, थोड़ा सर का मैं परिचय दे दूं। सर एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं और कई संस्थानों के साथ सर जुड़े हुए हैं। इसके अलावा सर का अपना क्लिनिक भी है, जिसके द्वारा ये लोगों का इलाज करते हैं। सर आयुर्वेदिक में रिसर्च करते हैं और उसके अलावा कई जो थर्ड पार्टी एजेंसीज है उनको अपनी सर्विसेज देते हैं आयुर्वेद से रिलेटेड। सर वेद प्रकाश जी, आपका स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म टीएमक्यू में। नमस्कार। नमस्कार। सर जैसा कि मैंने कहा कि आप आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, तो सर यहाँ से ही शुरू करते हैं। और बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, हालांकि हम लोग अक्सर बात तो करते हैं आयुर्वेद के बारे में। तो मैं और हर जितना हमें पता है, पहले मैं ये बता दूं। अगर हम कहते हैं कि आयुर्वेद क्या है, तो हम तो कहते हैं कि आयुर्वेद वही है जो नेचुरल है, नेचुरल चीजें हैं, हम उसे आयुर्वेद कहते हैं। सर आप प्लीज बताएंगे एक्चुअल में हम सही हैं या अधिकतर लोगों को पता नहीं है। बात हम सभी करते हैं आयुर्वेद के बारे में, पर बहुत कम लोगों को मैंने देखा है जिसकी डेफिनेशन शायद पता हो आयुर्वेद की। तो हम अगर मैं पूछूं जी। किसे कहते हैं आयुर्वेद, क्या है आयुर्वेद, तो आप थोड़ा सा इसे जी। बताएंगे। देखिए, आयुर्वेद आयुर्वेद में दो शब्द जुड़े हुए हैं। दो शब्दों का ये संयोग है, आयुर और वेद। आयुर मीन्स की लाइफ या आयु, जिसको कह सकते हैं। और वेद मीन्स नॉलेज या साइंस। ऐसा नॉलेज, ऐसा साइंस जो किसी की लाइफ को लंबा बनाने के लिए, सुखी बनाने के लिए, उसकी पर्सनल, उसकी सोशल लाइफ को सुख से भर देने के लिए कारगर होती है, उस नॉलेज को हम आयुर्वेद कहते हैं। तो ओके। आयुर्वेद सिर्फ एक विज्ञान ऐसा नहीं है कि जो सिर्फ चिकित्सा करता हो, जो सिर्फ दवाइयों को सजेस्ट करता हो। आयुर्वेद एक ऐसा विज्ञान है जो पूरे जीवन जीने की पद्धति को मानसिक शारीरिक रूप से किस तरह से जिया जा सकता है, उसके लिए एक आदेश देता है, उसके लिए एक ज्ञान देता है। ठीक है, अगर मैं इसको इनसम करूं तो ये अभी कहते हैं कि एक जीवन जीवन की पद्धति को हम आयुर्वेद कह सकते हैं, जी। नेचुरल ढंग से जीना। बिल्कुल। ठीक है सर। जी हाँ। सर एक छोटी सी चीज और थी। अक्सर हमने सुना है लोगों से कि किसी भी बीमारी का जब वो इलाज कराते हैं तो अलग अलग सेगमेंट के थ्रू कराते हैं। या हमने, अब मैं इसको थोड़ा और डिफाइन करूं, तो अगर कोई कहता है कि किसी को डायबिटीज है, शुगर है, तो कोई कहता है मैं आयुर्वेदिक इलाज करा रहा हूँ, कोई कहता है मैं यूनानी करा रहा हूँ, कोई कहता है मैं होम्योपैथी करा रहा हूँ, कोई कहता है मैं एलोपैथी इलाज करा रहा हूँ। ठीक है, आई एम श्योर सबके प्लस माइनस होंगे और किसी को किसी से फायदा होता होगा, किसी से किसी से जी हाँ। फायदा होगा। पर ये डिफरेंस क्या है सारी चीजों में? क्योंकि है तो सारी चारों की चारों चीजें आदमी की को हेल्थी रखने के लिए, पर ट्रीटमेंट में क्या डिफरेंस होता है आयुर्वेद का, एलोपैथी का, यूनानी का और होम्योपैथी का? या इनको थोड़ा डिफाइन करें, ये कैसे अलग है आयुर्वेद से, तो जी। इसमें थोड़ा सा हमसे देखिए, जान। जो मॉडर्न मेडिकल साइंस है, जिसे हम एलोपैथी कहते हैं, आयुर्वेद जो 5,000 वर्ष पुरानी एक चिकित्सा पद्धति है, और होम्योपैथी पिछले 200 150 वर्षों के बीच में बनी एक पद्धति, चिकित्सा पद्धति है। यूनानी चिकित्सा पद्धति भी 11वीं शताब्दी के आसपास में बनी चिकित्सा पद्धति है। इनमें थोड़ा थोड़ा बेसिक डिफरेंस है। एलोपैथी या मॉडर्न मेडिकल साइंस, ये साइंस सिम्टम के बेस पे एक पैथोलॉजी क्रिएट करता है या फिजियोलॉजी क्रिएट करता है, और उसको फिर आइडेंटिफाई करता है बॉडी के अंदर, सेलुलर लेवल पे, कि किस तरह के केमिकल चेंजेस बॉडी में हुए हैं। उन केमिकल चेंजेस को हम किस तरह से सुधार सकते हैं, बाहर से रिसर्च बेस्ड केमिकल मेडिसिन के थ्रू। ओके। तो वो एक सिम्टम के अगेंस्ट में एक केमिकल जो तैयार किया जाता है, वो सिर्फ उस सिम्टम को ही डील करता है। जैसे किसी को एलर्जी हो जाए, तो एलर्जी को तुरंत ट्रीट करने के लिए उस एलर्जी के लिए डिनोटेड जो केमिकल है, वो उसके अगेंस्ट एक केमिकल से प्रिपेयर कर लिया जाएगा और उस एलर्जी को सिर्फ डील कर दिया जाएगा। लेकिन जब वही आयुर्वेद की बात करते हैं, तो आयुर्वेद प्रकृति में जैसी जड़ी बूटियां उपलब्ध है, किसी के फूल, किसी के पौधे, किसी की पत्तियां, तो उसको उसी रूप में लेकर पीस के, किसी का चूर्ण के फॉर्म में, किसी को जूस के फॉर्म में, उसी रूप में उसको चिकित्सक उपयोग करवाता है। इसमें इस चीज का ध्यान रखा जाता है, इन सिद्धांतों का ध्यान रखा जाता है कि शरीर के अंदर जो पंच महाभूत है या उन्हें
उनके बैलेंस को इक्विलिब्रियम में लाना, उसको सम अवस्था में लाना, उनके बैलेंस को। वहीं जो यूनानी चिकित्सा पद्धति है वो आयुर्वेद का ही एक ट्रांसलेशन है। एक विदेशी यात्री जो यूनान से 11वीं शताब्दी के आसपास भारत में जिसने भ्रमण किया था और नालंदा में शिक्षा ग्रहण करने के लिए गया था, तो उन्होंने देखा कि यहाँ बहुत ही एक अच्छी चिकित्सा पद्धति उपयोग में ली जा रही है। तो हमारे यहाँ भी लोगों को रोगों से मुक्त करने के लिए इस तरह की चिकित्सा पद्धति की आवश्यकता है। तो उन्होंने इसका ट्रांसलेशन किया। फिर जो वहां पे यूज होने वाले फूड्स हैं या वहां के जो थोड़ा बहुत थॉट्स हैं उसको उसमें इन्फिल्ट्रेट किया, और उनने 3 दोष की जगह यानी वात पित्त कफ की जगह एक दोष और जोड़ दिया, रक्त दोष। तो इस तरह से एक यूनानी पद्धति बनी। और होम्योपैथी होम्योपैथी को हम इस तरह से कह सकते हैं कि ये एलोपैथी और आयुर्वेद के बीच की एक लिंक है। मीन्स कि होम्योपैथी में क्या होता है, फूल पौधे पत्ती का यूज नहीं करते। उसमें क्या करते हैं, उस फूल पौधे पत्ती का जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है, केमिकल कंपोनेंट है, उसको हम एक अल्कोहल बेस्ड सॉल्यूशन में घोल लेते हैं और उसको शक्कर की गोलियों के साथ मिलाकर फिर उसको हम पेशेंट्स को देते हैं। तो केमिकल ये से मतलब थोड़ा क्या सर आपका आयुर्वेद थोड़ा? से एडवांस हो गया और एलोपैथी से थोड़ा सा कम हो गया। सर मैं होम्योपैथी में जानना चाहूंगा, केमिकल से कंसर्न या एक्सट्रैक्ट से मतलब है, जो अगर मतलब फूल में जो एक्सट्रैक्ट है, जो उसका ऑयल है, जो कंटेंट है, वो निकाल लिया हमने और हमने केमिकल के साथ मिक्स कर दिया, जो पार्ट होम्योपैथी जो एलोपैथी का है, और उस कंबाइन से हमने एक दवाई बनाई जिसको हम होम्योपैथी कहते नहीं, थोड़ा सा इसको चेंज करूंगा, मैं सुधारना चाहूंगा कि जैसे फूल पौधे पत्तियां हैं, हैं। तो फूल पौधे पत्तियों के अगर डिस्टिलेशन के मेथड के द्वारा या उसको अल्कोहल बेस्ड सब्सटेंस में डाल के रखा, तो उसके जो कंपोनेंट है वो अल्कोहल वाले टिंचर में आ गए, या उससे ही कुछ अल्कोहल टिंचर को निर्माण किया गया। तो उसको उसकी फिर शक्कर की गोलियों में मिला के उसको छोटी छोटी गोलियां बना ली जाती हैं और उसको डायरेक्ट शरीर के अंदर इंसर्ट किया जाता है। तो रहता वो नेचुरल सोर्स ही है, ओके। एकदम एग्जैक्ट केमिकल को हमने एक्सट्रैक्ट नहीं किया है, लेकिन वो बीच की लिंक है एक। ओके। तो इस तरह से हम उसका इस्तेमाल होम्योपैथी में करते हैं। तो जो अगर हम सीधे अगर वन शॉट में समझना चाहें चारों का डिफरेंस, एलोपैथी इज हार्डली कंप्लीटली केमिकल बेस। हमारी बॉडी में कोई जी केमिकल की कमी है, हमने एलोपैथी एक और जी जो हमने पैथी द्वारा हमें पता कि कौन सा केमिकल मिसिंग है, हमने वो केमिकल जी इंसर्ट किया अपनी बॉडी में अकॉर्डिंग टू एज पर डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन। दैट्स कॉल्ड एलोपैथी। जी ठीक है। और जी। आयुर्वेदिक है जो कि हम सालों से अपनी जो हमारे पूर्वज जिन्होंने अडॉप्ट ऋषि किया, मुनि है। ऋषि मुनियों ने, और उसको तीन कंपाउंड के अकॉर्डिंगली इसका इलाज होता है, जो वात पित्त और जी, दोष बताया। कफ। और यूनानी है, चीज वही है, पर उन्होंने एक कॉन्सेप्ट और ऐड कर दिया, वो चार पोर्शन में आ गया। और हम्म। होम्योपैथी इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ द आयुर्वेदा एंड एलोपैथी, मोरल ऑलमोस्ट। यस यस, यू कैन से। जैसे यूनानी है, तो यूनानी में चार कंपाउंड है और आयुर्वेदा में तीन है, जैसे कि आप बता रहे। तो जो आप इलाज करते हो, क्योंकि आप आयुर्वेदिक डॉक्टर हो, तो आप उस चौथे को एड ऑन लेते हो आयुर्वेदा में, या उसको नहीं लेते हो? क्योंकि अगर मान लो एक यूनानी डॉक्टर और एक आयुर्वेदिक डॉक्टर, डिफरेंस क्या है? वो आप तीन पे काम करते हो, वो चार पे काम करते हो, मोटा मोटा ये मतलब है। ठीक है। अच्छा नहीं, इस असल में जो जो आयुर्वेदा का बेसिक कोर है हम्म, वो है पंच महाभूत। अच्छा। 5 महाभूत होते हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। ठीक है। शरीर इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर बना होता है। अब इन 5 तत्वों को थोड़ा ब्रीफ फॉर्म में, थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में समझने के लिए ऋषि मुनियों ने उसको कंसाइज वे में 3 नाम दिए: वात, पित्त और कफ। आकाश और वायु से वात बन गया, अग्नि से पित्त बन गया, जल और पृथ्वी से कफ बन गया। अब ठीक है। शरीर के अंदर जनरली किसी भी बॉडी टाइप के अंदर इन्हीं 5 कॉन्स्टिट्यूशंस में थोड़ा बहुत चेंजेस होते हैं। ये या तो बढ़ जाते हैं या घट जाते हैं। अब जो प्रकृति में मौजूद जो वनस्पतियां हैं उनमें ये 5 महाभूत मौजूद होते हैं। तो एक चिकित्सक जिसे ये नॉलेज होता है कि इस पर्टिकुलर जड़ी बूटी में, इस पर्टिकुलर औषधि में या पर्टिकुलर हर्ब्स के कॉम्बिनेशन में इन 5 महाभूत जो शरीर में कम हो गए हैं इसकी पूर्ति इससे की जा सकती है या इसको बैलेंस किया जा सकता है। तो चिकित्सक उसका यूज आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति में इस तरह से करता है। जहां तक रक्त चौथे दोष की बात है,
तो रक्त को चौथा दोष ना मानकर धातु माना गया है। शरीर के अंदर आयुर्वेद में 7 प्रकार की धातुएं, मीन्स की 7 टाइप्स ऑफ टिश्यू सिस्टम होता है, जिसमें स्केलेटल सिस्टम, जिसमें मस्कुलर सिस्टम, कनेक्टिव टिश्यू सिस्टम के अंदर नर्वस टिश्यू आ गए, ब्लड वेसल्स आ गई। तो इन तरह के कनेक्टिव सिस्टम जो होता है, ये 7 टाइप्स ऑफ टिश्यू सिस्टम को, इसमें रक्त, रस, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, इस तरह की 7 धातु है। तो वहां पे हम रक्त धातु को वहां उस तरह से लेते हैं और उसको वहां बैलेंस करने की कोशिश करते ठीक है। पर यूनानियों ने जो चौथा कॉन्सेप्ट यूनानी में है, जो चौथा है वो क्या है, और वो हम क्यों नहीं उस चौथे को एक्सेप्ट करते? मतलब अगर मान लो हैं। ठीक है, देखिए, मूल तीन वर्जन में मूल यूनानी आ चिकित्सा, गया, चौथा वर्जन जी, क्या है उन्होंने ऐड किया? असल में देखिए, मूल चिकित्सा पद्धति जो प्रकृति से जुड़ी हुई है, जिसे आयुर्वेद कहते हैं, आयुर्वेद पहले बना, आयुर्वेद का सिद्धांत पहले बना। जब उसको कोई पढ़ने आया, कोई शिष्य पढ़ने आया, तो शिष्य ने उसको पढ़ा, लेकिन अपने एरिया में, अपने क्षेत्र में जाकर उसने देखा कि हमारे यहाँ ज्यादातर वो नॉन वेजिटेरियंस ज्यादा यूज होता है अरब्स उनके की यहाँ। बात कर रहे हैं फिर? तो शायद उनने उसकी महत्ता को ज्यादा सुना समझा होगा कि एक दोष हम यहाँ से भी बैलेंस कर सकते हैं। तो शायद इस वजह से उनने अपने ज्ञान विवेक या लोगों के सजेशन के बेस पे उसको इंसर्ट किया होगा। लेकिन ठीक है। वैज्ञानिक रूप से, आयुर्वेद के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। ठीक है, लेकिन यानी आप उनके, आयुर्वेदिक डॉक्टर, आप तीन ही कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं। अच्छा, तो जी एक हाँ, एक, जी हाँ, एक चीज मुझे बताइए, जैसे मान लो मेरे को कोई प्रॉब्लम है, स्टमक में प्रॉब्लम है, या फिर कोई भी प्रॉब्लम, किसी को भी प्रॉब्लम है, वो गया पहले उसने टेस्ट कराए, कुछ टेस्ट कराए। अब वो जो टेस्ट है वो किसका पार्ट माना जाएगा? क्योंकि पहले टेस्ट दिया, उसने टेस्ट कराया, उस पेट में कुछ प्रॉब्लम है या शुगर बढ़ी है, जो भी है, अब जो टेस्ट कराते हैं वो एलोपैथी का पार्ट है या आयुर्वेद का पार्ट है? क्योंकि दोनों की रिपोर्ट देख के या तो आयुर्वेदिक डॉक्टर भी इलाज करता है, और वही रिपोर्ट देख के एलोपैथी डॉक्टर भी इलाज करता है, वही यूनानी होगी होम्योपैथी। तो टेस्टिंग पार्ट है जिसे हम कहते हैं, इसको किसका पार्ट माना जाता है, एलोपैथी का या आयुर्वेद का, या फिर ये एक अलग सेगमेंट है जो टेस्टिंग होता है? देखिए, देखिए, पैथोलॉजी के लिए जो इन्वेस्टिगेशन यूज होते हैं, हम्म। जैसे किसी को एक्सरे करवाना है, एक्सरे। एमआरआई करवाना है, सीटी स्कैन है, या किसी प्रकार के इंटरनल कलर डॉपलर्स वगैरह हैं, या ब्लड से इन्वेस्टिगेशन है जिसमें चीजों को माइक्रोस्कोपिक वे में देखा जाता है। तो ये सारी एडवांस टेक्निक्स हैं डिसीज के डायग्नोसिस में यूज होने वाली, और इसे हम मॉडर्न मेडिकल साइंस का ही मेन पार्ट मान सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि निदान की जो कोई एक विधि जिसको डेवलप किया गया है एक किसी कालखंड में, तो वो किसी दूसरे के लिए यूज नहीं हो यूज सकती। नहीं हो सकती, एग्री। चिकित्सा चिकित्सा का सिद्धांत और चिकित्सा में यूज होने वाली औषधियां भिन्न हो सकती हैं, लेकिन डायग्नोसिस की मेथड में यूज होने वाले इंस्ट्रूमेंट्स वो सभी के हैं, अच्छा आज एक, सभी के हैं, और समझ सभी गया। उसको यूज कर सकते हैं। अच्छा एक और चीज बताइए, जैसे मॉडर्न साइंस में, एलोपैथी में रोज रिसर्च होती है और नई चीज, मान लो फॉर एग्जांपल कोई किसी डिजीज का, पहले जो डिजीज है उस पे रिसर्च हो रही है, और फिर नई इन्वेंशन हो जाती है। क्या आयुर्वेदा में भी ऐसा न्यू रिसर्च का स्कोप होता है, या फिर वो पुरानी जो टेक्स्ट बुक है हमारी अभी तक, हम उसके ही दायरे में हैं, या उससे बाहर भी निकल रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल ठीक है, हमारे ऋषि मुनि रहे होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट उन्होंने कॉन्सेप्ट बनाया, ठीक है ना? क्या उसमें भी रिसर्च होती है, या फिर उस रिसर्च को पे ही हम सिर्फ काम करते हैं? मतलब अभी आयुर्वेद काम कैसे कर रहा है, क्या रिसर्च कर रहा है, या कर भी रहा है या नहीं कर रहा है, या फिर पुरानी चीजों को लेके ही अभी उसी उसमें ही, उसके सर्कल के अंदर ही काम करते हैं? मेरा कहना कंसर्न। देखिए, आपका क्वेश्चन जो है, आज की तात्कालिक परिस्थिति में आयुर्वेद फ्रेटर्निटी को एक अच्छा गाइडेंस देने के लिए भी हो सकता है ये क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन समसामयिक भी है कि लोगों को इस पे थोड़ा विचार करना चाहिए। देखिए, आयुर्वेद के जो टेक्स्ट लिखेगा, जिसमें चरक संहिता और सुश्रुत संहिता, जो ये टेक्स्ट लिखेगा, मेन जो टेक्स्ट है, तो इनकी जो बनावट है, इनका जो स्ट्रक्चर है, उसमें एक बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने टीचर से डिस्कशन कर रहे हैं। उसमें बहुत सारे इंटरनल डिस्कशन सेमिनार्स भी हुए हैं, जिनके कंक्लूजन भी आए हुए हैं बहुत सारी जगह पे। तो ये देखा गया कि जो जब वो टेक्स्ट लिखे गए थे, तो वो करंटली उस दौरान
रिसर्च होती रह रही थी, चीजों को एनालाइज किया जा रहा था, और फाइनल वर्डिक्ट एक प्रॉपर एक डिस्कशन के बाद, सेमिनार के बाद दिया गया। हाँ, आज के दौर में ये जरूर मैं कह सकता हूँ कि हमने जो फाइनल उस दौरान वर्जन लिख दिया गया, हम उस वर्जन को ही फाइनल मान के चल रहे हैं। हम आज ये नहीं कोशिश कर रहे कि हम इसके आगे भी रिसर्च करें, ओके। हम तो इसके अब आगे भी कुछ और ऐड ऑन करें, करना और चाहिए। मैं ये क्योंकि कहूंगा आयुर्वेद क्योंकि सर फ्रेटर्निटी देखिए, से सभी से उस कहूंगा। वक्त मेरा ये मानना है कि उस वक्त जो हमारे ऋषि मुनियों ने चीजें करी, वो शायद वो बीमारियां तब नहीं थी जो आज जी है ना। तो मेरा भी ये मानना है कि वो ठीक है, उस सिनेरियो में उन्होंने बना दिया। अब नए सिनेरियो को, अब न्यू इन्वेंशन की तो जरूरत पड़ेगी ना। आपकी जी। बात को मैं ये आगे लेके जाऊंगा। अच्छा, एक एक बात। एक मैं इसमें एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि आयुर्वेद की जो टेक्स्ट बुक लिखी गई है, तो चरक संहिता में स्पष्ट रूप से कह दिया गया है कि जिन रोगों का चिकित्सा स्थान, चरक चिकित्सा स्थान में जिन रोगों का वर्णन किया गया है, वो एक एग्जाम्पल के रूप में वात पित्त कफ के सर्टेन कॉम्बिनेशंस हैं। कॉम्बिनेशन है। एक चिकित्सक को चाहिए कि वो इस तरह के और भी डिफिकल्ट कॉम्बिनेशंस को, या इन इन इक्विलिब्रियम में होने वाले कॉम्बिनेशंस को वात पित्त कफ के आइडेंटिफाई करे, और नए डिसीज को लोगों तो को बताए और उसको बताएं। नोट डाउन करे। उनने ऐसा कहा है तो करना चाहिए, ये तो अच्छा मैं भी सर, कहूंगा। अब एक और चीज बताइए, ये मिथ है या सच है कि आयुर्वेदिक दवाई का कोई वो साइड इफेक्ट नहीं होता? मैं पूछ रहा हूँ, मैं क्या देखिए, साइड इफेक्ट होता है आयुर्वेदिक दवाइयों का या नहीं होता, या क्योंकि मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, हम एलोपैथी लेते हैं, ठीक है, एलोपैथी दवाई, क्योंकि मैं इसलिए एलोपैथी का एग्जाम्पल दे रहा हूँ क्योंकि जनरली मेजर मेडिकल मार्केट तो एलोपैथी ने कैप्चर कर रखी है। अब मान लो वो हमें दवाइयाँ देते हैं, ठीक है, थोड़ा बुखार होता है तो नॉर्मल दवाई देते हैं, और ज्यादा बुखार होता है तो वो फिर हमें एंटीबायोटिक भी देते हैं, ठीक है। हमारी बीमारी नापते हैं बेस ऑफ हो सकता है मेरे को भी बुखार हो और मेरे साथ जो दूसरा आदमी है उसको भी बुखार है, पर हो सकता है उसकी डोजेस डिफरेंट होगी, मेरी डोजेस डिफरेंट होगी, या मेरी जी चीज हो सकता है केमिकल सॉल्ट सेम होगा दवाई का, बट मे बी डोजेस का डिफरेंस हो। उसे हो सकता है दिन में 2 बार खाना हो, मेरे को एक दिन में एक बार खाना। पर जब मैं इसी के सेपरेट, मुझे मान लो मेरा वेट बढ़ा हुआ है, मुझे वेट कम करना है, मैंने एक देखा कि अच्छा आंवला जूस पीने से वेट कम होता है, ठीक है, मैं गया, मैंने खरीद लिया, उसमें लिखा होता है इतना डोज रखकर पिया, ये सही चीज। तो ये सही प्रैक्टिस है, या एक बार मुझे चिकित्सक से पूछ के करना चाहिए, या उसमें भी ये कॉन्सेप्ट है कि ये बॉडी टू बॉडी वेरी करेगा, या फिर हो सकता है कि एक्स के लिए वो काम करे, वाई के लिए नहीं करे? तो ये आप इसको मतलब इन शॉर्ट जाना कि हम दवाइयाँ कैसे लें, आयुर्वेदिक दवाई कि सीधे ठीक है। जाके खरीद लें देखिए, जैसे। आपके आपके इस प्रश्न में तीन प्रश्न है। हम्म, एक पहला प्रश्न है कि आयुर्वेद में साइड इफेक्ट होता है कि नहीं होता। हम्म, दूसरा प्रश्न ये है कि हमें सीधे जाकर ऑन द काउंटर मेडिसिन परचेज करनी चाहिए कि नहीं। और तीसरा प्रश्न है कि जो मेडिसिन हमने परचेज की है, जूसेस हैं, पेस्ट है, चूर्ण है, क्या हम बिना डॉक्टर के सजेशन के उसको यूज कर सकते हैं कि नहीं कर जी सर। सकते लंबे समय के लिए। पहले क्वेश्चन का आंसर ये है कि जब हम रोटी खाते हैं, दाल खाते हैं, सब्जी खाते हैं, अगर हमें उसकी क्वांटिटी, उसकी प्रॉपर एक क्वालिटी और उसका एक प्रॉपर टाइम टेबल अगर हम फॉलो नहीं करते, तो उसकी वजह से भी मैं उल्टी होना, दस्त होना, इंडाइजेशन होना, फूड पॉइजनिंग होना स्टार्ट हो जाता है। तो वो तो आहार है। तो ठीक है। अब जब हम औषधि की बात करते हैं, तो स्वाभाविक है औषधि के साथ उसका नियम कानून जुड़े हुए हैं। आपको उसको प्रॉपर डोज में, प्रॉपर सजेशन से, प्रॉपर टाइमिंग से और सही तरीके से खाने की आवश्यकता है। तो साइड इफेक्ट तो सभी के हैं, चाहे एलोपैथी मेडिसिन हो, चाहे होम्योपैथी मेडिसिन हो, चाहे आयुर्वेदिक मेडिसिन हो। इस चीज को व्यक्ति अपने दिमाग से बिल्कुल भी भ्रांति को निकाल ले। ठीक है। दूसरा प्रश्न कि हमें क्या डायरेक्ट ऑन द काउंटर कोई मेडिसिन, जूस, पेस्ट, चूर्ण परचेज करना चाहिए। तो मेरा ये कहना है कि लेबल्स पे लिखा हुआ कोई क्लेम वो सफिशिएंट नहीं है आपके डिसीज को रूल आउट करने के लिए या ठीक करने के लिए। आपको भी सॉल्वे का यूज करना है। इस चीज को, इस बात को समझने की कोशिश करनी है कि जब
किसी जड़ी बूटी को हम सही डायरेक्शन में नहीं लेते या सही तरीके से नहीं लेते या बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग नहीं लेते, तो फिर वो नुकसान कर सकती है। जैसे इसको छोटे से एग्जांपल से समझाता हूँ कि कोई एक व्यक्ति है जिसका शरीर ऑलरेडी ओबीज है, मोटा है, शरीर के अंदर कफ यानी कि चिकनाई की मात्रा ऑलरेडी ज्यादा है। अब उसको किसी व्यक्ति ने कह दिया कि जनरली ओबीज व्यक्ति थोड़ा वीकनेस भी महसूस करते हैं। अब उसको किसी व्यक्ति ने कह दिया कि एक काम करिए आप अश्वगंधा का सेवन या विधारा का सेवन या अश्वगंधा विधारा से बने कोई कॉम्बिनेशन का सेवन या दही का सेवन अच्छा कीजिए, आपकी कैल्शियम बढ़ जाएगा और आपकी बॉडी के अंदर जो है एनर्जी भी आ जाएगी। अब वो ऑलरेडी व्यक्ति जो है ओबीज है, मोटा है, और उसके अंदर अग्नि मंद है यानी डाइजेस्टिव फायर लो है। अब वो व्यक्ति डायरेक्ट कंटिन्यूटी में अश्वगंधा विधारा का इस्तेमाल करता रहे, दही का इस्तेमाल कैल्शियम सप्लीमेंट के रूप में कंटिन्यूटी में करता रहे, तो उसको फायदा होने की जगह नुकसान हो जाएगा। लेकिन ये नॉलेज उसके पास नहीं है। तो इसके लिए एक एक डाइटिशियन, कोई जरूरी नहीं कि आप चिकित्सक के पास ही जाएं, एक अच्छा डाइटिशियन भी हो सकता है जिससे आप सलाह ले सकते हैं। और चिकित्सक के पास जलाएंगे जाएंगे, चिकित्सक के पास जाके सलाह लेंगे तो वो और लंबे समय के लिए। तो लंबे समय के लिए मैं इस बात को बिल्कुल यहाँ कहूंगा कि नहीं लेना चाहिए किसी भी दवाई को। चिकित्सक से अगर आपने एक बार परामर्श लिया है तो उसका फॉलोअप जरूर लें। फॉलोअप लेंगे तो आपको एक डायरेक्शन मिलेगा कि आपको ये दवाई जो पर्टिकुलर मेडिसिन, जूस, पेस्ट, चूर्ण जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको कितने दिनों तक इस्तेमाल करना, अब इसके बाद कुछ और भी इस्तेमाल तो नहीं करना। तो आप उसको चिकित्सक से पूछ के लें किसके नुकसान हो सकते हैं, क्योंकि औषधि फायदा भी कर सकती है, नुकसान भी कर सकती है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए कि ये कहना कितना सही है कि अगर आपको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, मान लो एकदम आपको अभी बुखार है और अभी आपको दवाई करना है, ठीक है, क्योंकि आपने बताया कि आयुर्वेदिक तो एक आयुर्वेदा एक जीवन पद्धति है जिसको फॉलो करके आप स्वस्थ रहते हैं, ठीक है। आपको अभी बुखार आ गया, किसी को भी बुखार आ गया, तो ऐसे केस में उसको एलोपैथी पे जाना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेदा में इंस्टेंट इलाज तो इम्पैक्ट तो मिलेगा नहीं, इंस्टेंट रिजल्ट तो मिलेगा नहीं। हाँ, एक बार वो डिजीज ठीक हो जाए फिर उसके बाद अपनी लाइफ स्टाइल को मेंटेन करने के लिए आयुर्वेदा की जरूरत है। अगर मैं गलत हूँ तो या आप मुझे बिल्कुल करेक्ट कीजिए। देखिए, एक्यूट कंडीशन और क्रॉनिक कंडीशन, व्यक्ति दो कंडीशन से ही डिसीज होता है। एक्यूट कंडीशंस के का आइडेंटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्यूट कंडीशन मींस कि एक्सीडेंट हो गया, आपका स्ट्रैंगुलेशन हो गया, गला चोक हो गया, या कोई ऐसी गंभीर चोट लग गई जिसमें इमीडिएट सर्जरी की आवश्यकता है, तो ये एक्यूट कंडीशंस कहलाएंगी। इन कंडीशन में जिस पार्ट को मेडिकल साइंस ने डेवलप कर लिया है, मॉडर्न मेडिकल साइंस में सर्जरीज एडवांस है, तो ये एक्यूट कंडीशन के अंदर आपको फिर इन्हीं के पास जाना होगा। क्योंकि एलोपैथिक। किसी भी चिकित्सा पद्धति की, कोई भी चिकित्सा पद्धति अपने आप complete नहीं कह सकते होंगे, उसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो एक्यूट कंडीशन जैसे कोई किसी को डायबिटीज है या बीपी हाइपरटेंशन है या किसी को हाइपोथायराइडिज्म है, ये लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स है। या सीजनल फ्लू हुआ है, तो ये लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स है। तो इनके ट्रीटमेंट जो है आयुर्वेदा में है, बहुत अच्छे तरीके से है। बस थोड़ा सा दो चीजें इसमें रिक्वायर होती है। एक कि पेशेंट का, उसके अटेंडेंट का पेशेंस होना चाहिए। अगर मान लो उसको सीजनल फ्लू हुआ है, तो उसके सीजनल फ्लू को उसकी बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग 3 दिन, 5 दिन या 7 दिन खत्म होने में लग सकते हैं। अब ठीक। अगर उसके पास पेशेंस है तो वो आयुर्वेदिक मेडिसिन से भी इजिली टेकल किया जा सकता है। लेकिन अगर पेशेंट में भी नहीं है, चिकित्सक भी उतना एक्सपीरियंस नहीं है, या उतना उसके अंदर भी पेशेंस नहीं है, तो फिर वो फाइनली इस कंक्लूजन में पहुंचते हैं कि आप दूसरा जो रास्ता है वो अपना लीजिए। तो ये डिपेंड करता है पेशेंट्स के लेवल के ऊपर और डॉक्टर्स के एक्सपीरियंस के ऊपर भी और अटेंडेंट के एक मोटिवेशन पे डिपेंड करता है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब यहाँ पे तीन चीजें क्लियर हो गई हैं। एक,
आपको बहुत ऐसी डिजीज है, इंस्टेंट इलाज चाहिए आपको, जैसा कि आपने बताया, तो ठीक है आपको एलोपैथी में। फिर एक बार आपको वो ठीक हो गई, आपको हेल्थी वेल्थी लाइफ चाहिए लॉन्ग टर्म्स के लिए, या कुछ लॉन्ग टर्म डिजीज है, उसका आप आयुर्वेदा पे आपका बिलीव है तो आयुर्वेदा से करा सकते हैं, यूनानी पे आपका बिलीव तो यूनानी से करते हैं, मोरल सेम है, बट एक छोटे से कॉन्सेप्ट का डिफरेंस है, ठीक है यहाँ तक। होम्योपैथी जी पे आप जी। क्यों जाए? होम्योपैथी पे कौन जाते हैं, मतलब या ये भी इट्स, मैं कहूँ कि क्या, जैसे मान लो भारत है, भारत अपने आप को आयुर्वेद का जनक मानता है भी जो, ठीक है, यूनानी भी काफी हद तक भारत से निकला है, दोनों भारत से निकली हुई चीजें। एलोपैथी का कॉन्सेप्ट अलग है। तो जो होम्योपैथी है उसका कॉन्सेप्ट क्या है थोड़ा, क्योंकि उसके बारे में लोगों को कम नॉलेज है, आयुर्वेदा के बारे में या यूनानी के बारे में तो हम लोग बात करते रहते हैं। होम्योपैथी के बारे में कुछ बताइए, या इसका इलाज, इससे कब इलाज कराना चाहिए, या फिर क्या, ये क्या है कॉन्सेप्ट? देखिए, होम्योपैथी चिकित्सा के बारे में मैं उसका एक्सपर्ट तो नहीं हूँ उस विषय का। हम्म। एक आयुर्वेदिक चिकित्सक के होने के नाते जो मेरी एक समझ है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, उसके नाते मैं उस विषय में थोड़ा बात करूंगा कि होम्योपैथी एक ऐसा चिकित्सा पद्धति है जो सुकुमार व्यक्ति, छोटे बच्चे, बुजुर्ग आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि उसकी जो दवाइयाँ हैं उसको लेने का तरीका बहुत इजी है। वो यूजर फ्रेंडली मेडिसिन है। उसके ओके। अंदर पर्टिकुलर जो हर्ब्स होती हैं उसके टिंचर को उसके अंदर डिजोल्व करके और एब्जॉर्ब करवा के उनकी गोलियां दी जाती, तो बच्चे भी उसको इजिली इस्तेमाल कर लेते हैं। वो ओके। दवाइयां कड़वी नहीं होती, बहुत तीखी नहीं होती। वो दवाइयां इजिली मुंह में डाल के उसको च्यू किया जा सकता है या घुल जाती है। ठीक है। और होम्योपैथी में सबसे अच्छी बात यह भी है कि पोटेंसी जो उसकी डिजाइन होती है एक्स के फॉर्म में, तो लो पोटेंसी, हाई पोटेंसी, मतलब जितनी ज्यादा मात्रा में उसके अंदर एब्जॉर्ब करवाया गया उस अल्कोहल बेस्ड सब्सटेंस को, और उसकी पोटेंसी उतनी हाई हो जाती है। उसकी टैबलेट के साथ ये जरूर है कि परहेज बहुत करना पड़ता है। उसके साथ अगर परहेज ना किया जाए तो वो दवाइयाँ बहुत ज्यादा फायदा नहीं करती। ओके। तो बहुत सारे प्रॉस एंड कॉन्स हैं सभी मेडिसिन के। मैंने जैसा पहले अपने वक्तव्य में कहा कि कोई भी मेडिसिन या कोई भी मेडिकल सिस्टम अपने आप में कंप्लीट नहीं है, सब एक दूसरे के पूरक है। और आज का दौर ये है कि हमें इंटीग्रेटेड अप्रोच की तरफ बढ़ना चाहिए। और कोई एक व्यक्ति जो रोगी होके आता है, तो वो ये नहीं जानता कि मैं किस थेरेपी में इलाज कराने जा रहा हूँ जब फर्स्ट टाइम जाता है। उसको तो ये पता है कि मैं एक चिकित्सक के पास जा रहा हूँ जो मुझे किसी भी तरीके से अपने रोग से और मेरी परेशानियों से मुझे निकाल दे। बस सही। उसका ये उद्देश्य होता है, और ये उद्देश्य कंप्लीट भी करना चाहिए। तो सर, आयुर्वेदा में हम कौन कौन से इलाज अभी करा सकते, मतलब हो जाते हैं, अगर मैं कहूँ कि ये चीजें हैं, ये आयुर्वेदा से हो जाती हैं, कौन कौन से, कहाँ तक देखिए डिजीज ठीक आयुर्वेद हो में, सकती जी जी भाई, देखिए आयुर्वेद में जो इलाज है वो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स या क्रॉनिक डिसीजेज जो हैं, जैसे कि अगर किसी को डायबिटीज या प्री डायबिटिक कंडीशन अभी अभी उजागर हुई है कि 1 या 2 साल पुरानी डायबिटीज है, एज उसकी 35 40 के अंदर है, 2 साल पुराना डिसीज है, तो इजिली वो आयुर्वेद में आके प्रॉपर गाइडेंस के साथ, पेशेंस के साथ अगर ट्रीटमेंट करता है तो वो अपनी कंडीशन को ऑल्टर कर सकता है। सोरियासिस है, सोरियासिस की कंडीशन एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें ऑटोइम्यून कंडीशन बॉडी के अंदर, या इसको हम आयुर्वेद के वे से समझें तो शरीर के अंदर पित्त, एक गर्म पित्त, लावा जैसा एक पित्त शरीर के अंदर बढ़ जाता है जो त्वचा को झुलसाता है, त्वचा की परत को खराब कर देता है। तो उस कंडीशन को अल्टर करने के लिए पित्त का विरेचन करवाते हैं चिकित्सक। तो अगर नई कंडीशन हो, नई उम्र हो, नया रोग हो, तो 2 या 3 साल पुराना रोग है, कंडीशन भी 35 40 साल के अंदर की है, तो टैकल किया जा सकता है। तो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हो या ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स हो, उन कंडीशन के लिए आप आयुर्वेद को पहले अपनाएं। हाँ, ज्यादा लेट ना करें, 4 5 साल पुराना रोग ना करें, बहुत ज्यादा एज के बाद ना जाएं, है, फिर वो फिर पॉसिबल तो क्योंकि बहुत ज्यादा एज में जब आप जाते हैं तब वो डिफिकल्ट हो जाता है, क्रिटिकल क्योंकि वो सिचुएशन पहुंच। असाध्य की कैटेगरी में, यानी कि इनक्योरेबल फॉर्म में चली जाती है डिसीजेस। तो इन चीजों का ध्यान रखें और इन रोगों के लिए आप चिकित्सा ले सकते हैं।
चलिए सर, डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगली बार फिर आपसे, जी इस बार तो हमने आयुर्वेदा के बारे में बात किया, अगली बार हम किसी डिजीज के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि उसको ठीक करें, कैसे करें, क्योंकि डिजीज के बारे में तो बहुत लोग बात करते रहते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट जो है ना, बेसिकली मेरा जो कंसर्न ये था कि लोग पता तो हो कि जिस पद्धति को हम हमारे ऋषि मुनियों ने डेवलप किया वो एक्चुअल में है क्या। तो आपका जी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। अगली बार फिर हम आपको जी टीएम धन्यवाद। करेंगे। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। धन्यवाद। वेलकम।